मध्य पूर्व में शांति बहाल की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। एक और अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में बातचीत के नए दौर में शामिल होकर संभावित समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्रीय हालत को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। कूटनीति जो कह रही है, जो कूटनीति की मांग है, इस बीच में देखिए अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की वार्ताओं के बाद दोनों पक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना तो ये जा रहा है कि बातचीत का मुख्य फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता को बहाल करना, क्योंकि लगातार हो रहे हमले के साथ ईरान की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, यानी कि आर्थिक तौर पर भी ईरान इस वक्त बहुत ही कमजोर है। हालांकि इन सब के बीच अभी तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन संघर्षों के बीच एक दूसरे पर हमले करने के साथ साथ अब ये स्थिति इसलिए अच्छी मानी जा रही है क्योंकि दोनों के बीच में शांति वार्ता हो रही है। इस बीच इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए ताजा हमलों ने शांति प्रक्रिया को नई चिंता के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी जो है वो बताती है कि पश्चिमी बेका क्षेत्र के सोहमोर कस्बे में इजरायली हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई है। स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। राहत और बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं। इधर इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है और उसका उद्देश्य उन ठिकानों को निशाना बनाना है जिन्हें वो अपने लिए खतरा मानते हैं। हालांकि लेबनान और क्षेत्रीय संगठनों ने इन हमलों की आलोचना करते हुए क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। विश्लेषक क्या मानते हैं, अब आपको वो भी समझना होगा। विश्लेषक का मानना है कि ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान किसी प्रकार के समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियां पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि ईरान का मानना है और ईरान का एक ही कहना है जिस पर वो सबसे ज्यादा जोर दे रहा है कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई तुरंत रुकनी चाहिए, लेकिन इजराइल इस बात को नहीं मान रहा और अब दबाव अमेरिका पर है कि इजराइल को मनवाए कैसे भी। पश्चिम एशिया से पहले ही कई संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरताओं से जूझ रहा है। ऐसे में किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का असर व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ता में कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वार्ता का उद्देश्य केवल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करना ही नहीं है, बल्कि अब तक 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था, अब तक जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैली है उसको स्थिरता के माहौल में बदलना भी है। कूटनीतिक प्रयासों में कई देशों की भूमिका इस बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार दोनों पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नाम पाकिस्तान का आया था। हालांकि बातचीत के साथ साथ मतभेद भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु गतिविधियों, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर एक भी अगर हम कहें जो कई मुद्दे हैं उन पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि बार बार बहस हो रही है। ये हो रहा है कि हम साइन करेंगे, हम आगे बात करेंगे, लेकिन बात तो तब करेंगे ना जब शुरुआती दौर की बातचीत पूरी हो जाए। यही वजह है कि वार्ता के समानांतर इधर बातचीत भी चल रही है और इधर बयानबाजी भी और इधर विवाद भी जारी है। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अगर दोनों देश किसी व्यवहारिक समझौते तक पहुंचते हैं तो इसका सकारात्मक असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर ये बातचीत, शांति वाली जो बातचीत है, वार्ता विफल होती है या फिर क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ते हैं तो मध्य पूर्व में अस्थिरता का एक नया दौर शुरू होगा। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते से समाधान तलाशने की अपील कर दी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि वर्तमान स्थिति बेहद ही संवेदनशील है और किसी भी पक्ष की आक्रामक यानी कि जो अग्रेसिव एक्शन है वो व्यापक संघर्ष का रूप ले सकती है, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्लाह को तबाह करके मानेगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिनिधि मंडलों की ये जो बैठक है वो लगातार चल रही है। दोनों देशों की ओर से सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी साझा की जा रही है और ये इसीलिए भी है क्योंकि बातचीत तो सफल हो ही नहीं रही।
हर रोज नए नए कलेश सामने आ रहे हैं, हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। यानी कि जो जानकारी मिल रही है वो भी शायद ही हुई हो, इस बात को लेकर भी संशय है। लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि वार्ता अभी निर्णायक चरण में पहुंची नहीं है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जारी है और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए अभी भी और प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। अब देखिए, मध्य पूर्व के जो मौजूदा हालात हैं ऐसे समय में आए हैं जब दुनिया पहले से ही ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर चिंतित है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में चल रही ये वार्ता केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके परिणामों का असर पूरे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड में जारी बैठकों और मध्य पूर्व में तेजी से बदलते घटनाक्रमों पर टिकी है। आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा, या यूं कहे कि 48 से 72 घंटों में स्पष्ट होगा कि कूटनीतिक प्रयास शांति का रास्ता खोलते हैं या फिर क्षेत्र एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ता है। वहीं देखिए, मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया अंतरिम समझौते के बावजूद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की ओर से इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने की चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों और समुद्री व्यापार जगत की चिंताएं बढ़ा दी है। चेतावनी में यह भी कहा गया है कि अगर यहां से किसी भी देश के जहाज गुजरते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। तनाव के इसी माहौल में राहत की खबर ये रही है कि शनिवार को भारत के 3 बड़े क्रूड ऑयल सुपर टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने में सफल रहे हैं। इन जहाजों में कुल 94 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस पूरे बात की पुष्टि की है। बताया यह गया कि देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड नामक तीनों टैंकर अब सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इन जहाजों में कुल 8 लाख टन से अधिक कच्चा तेल लदा हुआ है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जहाज में औसतन लगभग 3 लाख टन कच्चा तेल मौजूद है। अब ये टैंकर 24 जून से 1 जुलाई के बीच विभिन्न भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों जहाजों ने अत्यधिक संवेदनशील और जोखिमपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पार किया है। हालांकि यात्रा के दौरान देश विभोर ने कुछ समय के लिए दक्षिणी मार्ग की ओर रुख किया था, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई थी। बाद में जहाज ने अपना निर्धारित मार्ग अपनाते हुए सुरक्षित रास्ता जारी रखा। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार तीनों टैंकरों के सुरक्षित निकलने के बावजूद फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में अभी भी 10 भारतीय जहाज मौजूद हैं। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी प्रकार के प्रतिबंध या सैन्य अवरोध लागू होता है तो इन जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दरअसल देखिए, कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था, MOU साइन हुआ था डिजिटल तरीके से, जिसके बाद समुद्री यातायात को आंशिक रूप से सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। समझौते में ईरान के यूरेनियम भंडार को सीमित करने और बदले में कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने जैसे प्रावधान शामिल किए गए थे। इसके बाद वैश्विक बाजारों को उम्मीद थी कि क्षेत्र में तनाव कम होगा और ऊर्जा आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहेगी। लेकिन हालात एक बार फिर से बदल गए जब ईरानी सैन्य नेतृत्व ने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी दे दी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते की कुछ शर्तों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया है, जिससे विश्वास का संकट पैदा हो रहा है। अब समझिए, ट्रस्ट इशू हो रहा है ईरान को। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहा तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ेगा। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, जिनमें भारत, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे ऊर्जा आयातक देशों का सबसे अधिक प्रभाव इस पर पड़ सकता है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर अगर बातचीत के प्रयास जारी हैं, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। इधर देखिए, ईरानी प्रतिनिधि मंडल तकनीकी वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो चुका है, जहां अमेरिका के अधिकारी भी इस चर्चा में आएंगे, इसकी संभावना है।
इसके बावजूद क्षेत्रीय हालत और सैन्य बयानबाजी को देखते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे समय में भारत के 3 तेल टैंकरों का सुरक्षित निकल जाना राहत की खबर जरूर है, लेकिन फारस की खाड़ी में मौजूद अन्य भारतीय जहाजों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट के बादल अभी भी कंप्लीटली छटे नहीं हैं। इस बीच अमेरिका में और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो वार्ता चल रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या हिस्सा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भले ही नया एयरफोर्स 1 मिल गया हो, एयरफोर्स 1 मिलने के बाद, लेकिन मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की उनकी कोशिशों के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती क्या है? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में प्रस्तावित शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने से पहले क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है दर्शकों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते में क्षेत्रीय मोर्चों पर संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर लागू करने की बात पर सहमति बन गई थी, जिसमें लेबनान भी शामिल था। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 4 सैनिकों की मौत हुई है, जिसके जवाब में उसने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान नहीं रुका तो जवाबी कार्रवाई करने को ईरान भी मजबूर होगा। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष बढ़ने की आशंका है। हालात ऐसे हैं कि हाल ही में घोषित संघर्ष विराम यानी कि युद्ध विराम, ये जो चल रहा है सीज फायर, कुछ ही समय में प्रभावहीन हो गया। मतलब इसका कोई असर ही नहीं। अभी 19 तारीख को तो डिजिटल समझौता हुआ था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का यह कहना है कि संघर्ष विराम की घोषणाओं के बावजूद हिंसा और जनहानि का सिलसिला पूरी तरीके से रुका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र भी लगातार संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान खोजने की अपील कर रहा है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को आंख दिखाने में लगे हुए हैं। इसी बीच इजराइल की आंतरिक राजनीति भी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन इजराइल में विभिन्न राजनीतिक नेताओं के संपर्क में है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अमेरिका क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए राजनीतिक विकल्पों पर भी नजर रखे हुए है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से इजराइल लड़ रहा है। उनका कहना है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही डटकर कार्रवाई करेगा। वहीं उनके राजनीतिक विरोधी भी आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इधर पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण घटनाक्रमों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया विमान भी वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप अब एक नए विशेष विमान से आधिकारिक यात्रा करेंगे, जिसमें दुनिया के सबसे उन्नत वीआईपी विमानों में गिना जा रहा है। यह विमान है बोइंग 7478 मॉडल पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी अनुमानित कीमत करीब 3400 करोड़ रुपए है। विमान को राष्ट्रपतीय उपयोग के अनुरूप तैयार करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और तकनीकी संशोधन भी इसमें किए गए हैं। ट्रंप ने इस विमान को उड़ता हुआ व्हाइट हाउस बताया है, यानी कि व्हाइट हाउस में जो सुख सुविधा और उसके साथ साथ जो भी काम व्हाइट हाउस में होता था, अब वो काम इस प्लेन से भी हो पाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय दौरों में वो इसी विमान का उपयोग करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि अगले महीने तुर्की की राजधानी अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप इसी विमान से यात्रा करेंगे। नया एयरफोर्स 1 आकार और क्षमता के मामले में पुराने राष्ट्रपतीय विमान से बड़ा माना जा रहा है, जिसमें 4 शक्तिशाली इंजन लगे हैं जो इसे लंबी दूरी की उड़ान के लिए सक्षम बनाते हैं। विमान एक बार में लगभग 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी क्रूजिंग स्पीड भी सामान्य वाणिज्यिक विमानों से बहुत अधिक है। विमान के भीतर राष्ट्रपति कार्यालय, कॉन्फ्रेंस रूम, विशेष अतिथि क्षेत्र, निजी स्वीट, मास्टर बेडरूम और आधुनिक संचार सुविधाएं मौजूद हैं। अनुमानित है ये तो लगभग 100 यात्रियों की क्षमता वाला ये विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। राष्ट्रपति उपयोग के लिए विमान को तैयार करने से पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने इसकी विस्तृत जांच की। विमान में मिसाइल चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण, उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क और परमाणु हमले की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली विशेष तकनीकें जोड़ी गई हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह विमान केवल परिवहन का साधन नहीं होगी, बल्कि उड़ान के दौरान भी राष्ट्रपति के लिए एक पूर्ण कमांड सेंटर की तरह काम करेगा।
एक ओर ट्रंप का नया एयरफोर्स वन वैश्विक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो दूसरी ओर मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की उनकी कोशिशें गंभीर परीक्षा से गुजर रही हैं। ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जो इस तरीके से बढ़ रहा है, वो क्षेत्र में बड़े संघर्ष की ओर सभी को धकेल रहा है। ऐसे में दुनिया की निगाहें आगामी कूटनीतिक वार्ताओं और अमेरिका की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। अगर संघर्ष विराम यानी कि अगर सीजफायर कायम नहीं रहता, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व राजनीति पर भी पड़ेगा। ऐसे में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती नए विमान की उड़ान नहीं, बल्कि शांति समझौते को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। हाल ही के दिनों में दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों ने ट्रांस अटलांटिक रिश्तों और नाटो सहयोग को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया था। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि ईरान से जुड़े सैन्य तनाव के दौरान इटली ने अमेरिकी विमानों को अपनी लैंडिंग स्ट्रिप और सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, जिससे अमेरिकी सैन्य अभियान जो थे उनमें लॉजिस्टिक की चुनौतियां पैदा हो गई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए यह कहा है कि इटली के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आई है और वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका के प्रयासों में इटली ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। ट्रंप के इन बयानों के बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर लंबा जवाब जारी किया। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप के आरोप निराधार हैं और अनावश्यक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी लोकप्रियता किसी विदेशी नेता के साथ संबंधों पर नहीं, बल्कि इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की उनकी जो क्षमता है उस पर आधारित है। मेलोनी ने अपने संदेश में लिखा कि इटली एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी विदेश और सुरक्षा नीतियां राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय की जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डों और सुविधाओं के उपयोग से संबंधित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उनकी सरकार ने सम्मान किया है और आगे भी करेगी, लेकिन किसी भी निर्णय में इटली की संप्रभुता सर्वोपरि रहेगी। इटली के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को जवाब देते हुए यह भी कह डाला कि उनकी लोकप्रियता ट्रंप के चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने घरेलू राजनीतिक स्थिति और लोकप्रियता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी केवल व्यक्तिगत मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल हैं। ईरान, इजराइल और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर लगातार सामने आ रहे हैं। हाल के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते और मध्य पूर्व में जारी तनाव ने नाटो सहयोगियों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए। आपने सुना होगा कि ट्रंप नाटो देशों के ऊपर किस तरीके से बिलख रहे थे, भड़क रहे थे कि आपने हमें सहयोग नहीं किया। ट्रंप प्रशासन जहां ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कर रहा है, वहीं कई यूरोपीय देश कूटनीतिक समाधान और संतुलित नीति के पक्षधर दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप और मेलोनी दोनों ही अपने अपने देशों में मजबूत राष्ट्रवादी छवि वाले नेता हैं। ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर की गई ये बयानबाजी घरेलू राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। अमेरिका में आगामी राजनीतिक चुनौतियों और यूरोप में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों नेताओं के रिश्ते में आई ये खटास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने बयान पर कायम हैं और बयानबाजी थमने का कोई संकेत नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इसका असर अमेरिका इटली संबंधों और व्यापक नाटो सहयोग पर भी पड़ता है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।